जी, अस्सलाम वालेकुम जी, वजी एहसन नलवी से एंड यू वाचिंग अलविला एसोसिएट्स। जैसे कि आपको पता है रेगुलर प्रोग्राम जो है हमारा पार्ट 2 के हवाले से वो हमने स्टार्ट कर दिया है, ठीक है? जिसमें आज हमारा जो है फर्स्ट लेक्चर है। ऑलमोस्ट कल हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए थे इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस के। आज पॉजिटिवली उसको स्टार्ट करेंगे, डेली बेसिस पे इसी तरह से लेक्चर चलेंगे। 45 मिनट्स की क्लास हुआ करेगी जिसमें एक क्वेश्चन हम डेली बेसिस पे डिस्कस करेंगे। सेम लेक्चर के जो है वो नोट्स आपको जीमेल्स की एक्सेस में जो स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं उनको प्रोवाइड किए जाएंगे, और साथ साथ जो है रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आपके पास अवेलेबल होंगे सेम डे। आपको सेम डे नहीं, वेरी नेक्स्ट डे जो है वो आपकी जीमेल्स पे, ड्राइव्स पे आ जाया करेंगे। तो विदाउट एनी डिले आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बाद में फिर सेकंड क्लास ऑलरेडी वेटिंग में होती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आज हमारे पास जो टॉपिक है ये आपकी आउटलाइन के टॉपिक नंबर फर्स्ट से लिया गया है, जिसमें अक्सर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि डिस्कस इन डिटेल द मुस्लिम लीगल सिस्टम एंड आल्सो डिस्क्राइब द हिस्ट्री एंड द ग्रोथ ऑफ मुस्लिम लीगल सिस्टम। कि मुस्लिम लीगल सिस्टम है क्या एक्चुअली, और मुस्लिम लीगल सिस्टम की हिस्ट्री के बारे में आप क्या जानते हैं, और मुस्लिम मुस्लिम लीगल सिस्टम जो है इसकी ग्रोथ के बारे में आप जानते हैं, किस तरह से जो है ये ग्रो हुआ और किन किन जो है वो टेन्योर्स में जो है वो पीरियड्स में जो है वो ये ग्रो हुआ। और फर्दर मोर इसमें आप पढ़ते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इस्लामिक लीगल सिस्टम। ये जो इस्लामिक लीगल सिस्टम है इसकी खसूसियात कौन कौन सी हैं, ठीक है? ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट बन सकता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आपने एज इट इज जैसे कि हमारे नोट्स में है आपने करना है। मोर इम्पोर्टेंटली बताता चलूँ कि जो स्टूडेंट्स स्टिल वेट कर रहे हैं कि जो है अब कर लेंगे, हो जाएगा, तो वो बाद में नहीं होता है, आपको पता है। जितनी जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना आपके लिए बेहतर है। यहाँ से रेगुलर प्रोग्राम से करना है, यहाँ से कर दें, यूट्यूब से करना है, यूट्यूब से करते हैं, चॉइस इज योर्स, लेकिन कर दें, स्टार्ट कर दें। डोंट वेट फॉर समवन टू कम एंड लिफ्ट यू अप, ऐसा नहीं होगा, आपने खुद ही करना है, ठीक है? इंट्रोडक्शन सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले इस्लामिक लीगल सिस्टम की अगर बात करें तो इस्लामिक लीगल सिस्टम एक्चुअली है क्या, तो डायरेक्ट आपके माइंड में आएगा कि यार ठीक है, इस्लाम से रिलेटेड जितना भी हम पढ़ेंगे लॉ के बारे में वो सारा इस्लामिक लीगल सिस्टम कहलाएगा, ठीक है? ओके, हम पढ़ रहे हैं इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस को, तो पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस का मतलब क्या है। ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 में आप लोग दो सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, एक है इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस, एक है इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस। जो इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस है वो क्या है, जूरिस्प्रूडेंस का पहले मतलब देख लेते हैं कि जूरिस्प्रूडेंस जो है ना वो दो वर्ड से मिलके बना है, एक है जूरिस और एक है प्रूडेंस। जूरिस का मतलब होता है लॉ एंड प्रूडेंस का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग या नॉलेज। तो जब इन दोनों वर्ड्स को आपने मिलाना तो वो क्या बन जाएगा, जूरिस्प्रूडेंस का मतलब क्या हो जाएगा, स्टडी ऑफ लॉ, नॉलेज ऑफ लॉ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ, साइंस ऑफ लॉ, जितने भी वर्ड्स आप बनाने बन जाएंगे। तो यानी लॉ के बारे में स्टडी, लॉ के बारे में नॉलेज, लॉ के बारे में अंडरस्टैंडिंग, लॉ के बारे में जितनी भी हाव नाउ है उसको आप जूरिस्प्रूडेंस कहते हैं, ठीक है? अब समवन कैन से कि अगर जूरिस्प्रूडेंस लॉ की स्टडी है तो फिर इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस क्यों और इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस क्यों, क्वेश्चन रेज हो सकता है। तो इसके लिए अगेन वही बात है कि इंग्लिश जब साथ लग जाएगा तो मतलब इंग्लिश लॉ आ जाएगा, कि आप इंग्लिश लॉ जब पढ़ेंगे कि इंग्लिश लॉ के सोर्सेज क्या हैं। जैसे आपको याद होगा पार्ट 1 में फिलोसफी में आपने पढ़ा था, फिलोसफी ऑफ लॉ में लेजिस्लेशन, प्रेसिडेंट और मुझे बताएं, भूल गए मुझे लेजिस्लेशन, प्रेसिडेंट, कस्टम, एग्रीमेंट, ठीक है? जब ये चार सोर्सेज आप पढ़ते हैं तो वो सोर्सेज ऑफ लॉ है इंग्लिश लॉ के, ठीक है? और ऑन दी अदर हैंड जब आप इस्लामिक लॉ के सोर्सेज की बात करते हैं तो आपके पास कुरान आ जाएगा, आपके पास सुन्ना आ जाएगा, आपके पास कियास आ जाएगा, आपके पास इज्तिहाद आ जाएगा, आपके पास जो है वो तकलीद आ जाएगा, आपके पास एहतसान आ जाएगा, आपके पास लीगल ओपिनियंस ऑफ द मुस्लिम जूरिस्ट आ जाएंगे, ठीक है? तो अब थोड़ा सा आपको पता चल गया होगा कि जब आप इंग्लिश लॉ की बात करेंगे तो वो कहलाएगा इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस, और जब आप इस्लामिक लॉ की बात करेंगे, कुरान की बात करेंगे, सुन्ना की बात करेंगे, कियास की बात करेंगे, इज्तिहाद की बात करेंगे, तकलीद की बात करेंगे, तो वो कहलाएगा इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस, ठीक है? तो एक तो वर्ल्डली मीनिंग हमने देख लिया कि जो इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस आप पढ़ने जा रहे हैं उसका मतलब क्या है, ठीक है? तो यानी इस्लामिक लॉ आपने पढ़ना। तो जब इस्लामिक लॉ आप पढ़ रहे हैं तो इस्लामिक लॉ का आप बैकग्राउंड देखेंगे कि अच्छा इस्लामिक लॉ आया कहाँ से। तो सबसे पहले इसकी रूट आप देखना चाहेंगे तो कुरान पाक से आगे आपको कुछ नजर है नहीं आएगा। तो ऑब्वियसली आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से बात स्टार्ट करेंगे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुरान पाक जो है अल्लाह ताला की मुकद्दस किताब जो है वो नाजिल हुई, जिसमें इतने बारे हैं, इतनी सूरा हैं, इतने सजदे हैं, वट सारी चीज़ें आ गई उसमें।
तो कुरान जो है बेसिक सोर्स ऑफ लेजिस्लेशन है इन द फील्ड ऑफ इस्लामिक लॉ। अगर आप इस्लामिक लीगल सिस्टम की बात करेंगे तो सबसे पहले यू हैव टू लुक टू द कुरान पाक। सेकेंडली, अगर आप कुरान पाक से कुछ चीज़ समझ नहीं पा रहे हैं तो यू हैव टू लुक टू द सुन्ना हदीस ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, वहां से भी अगर कोई बात नहीं हो रही है तो फिर आप कियास में जाते हैं, इस्तिहाद में जाते हैं, फिर आपके जो थिंकर्स आ जाते हैं, इमाम हनफी, इमाम हम्बली जो आ जाते हैं, सारे फोर स्कूल ऑफ थॉट जो मेनली आप पढ़ते हैं वो आपने नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ना है। ठीक है, तो ये सारा जब आप डिस्कस करेंगे ना तो ये सारा का सारा आपका इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस है, जिसमें आप कुरान को एज अ सोर्स ऑफ लेजिस्लेशन पढ़ेंगे, सुन्ना को पढ़ेंगे, इज्तिहाद को पढ़ेंगे, फिर आप इसमें जो है वो प्रोसीजर ऑफ एविडेंस पढ़ेंगे कि इस्लामिक लॉज में अगर आपने कोई एविडेंस कंक्लूड करानी है तो उसका प्रोसीजर क्या है। तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें आपने इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस में पढ़नी है। तो अब थोड़ा सा आपकी बेस बन गई होगी, अगर बन गई है तो यस सर करते हैं ताकि हम जो है इंट्रोडक्शन पे आ जाएं। तो इंट्रोडक्शन की अगर बात करते हैं तो हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री ऑफ इस्लामिक लीगल सिस्टम, इसकी ग्रोथ, तो उसमें स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम इसको एलेबोरेट करेंगे इंट्रोडक्शन में। कहता है इस्लामिक लीगल सिस्टम आल्सो नाउन एज शरिया लॉ। इस्लामिक लीगल सिस्टम, जिसको आप शरिया लॉ से भी जानते हैं, इज अ कंप्रीहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क। ये एक कंप्रीहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क है जिसको कहाँ से लिया गया? डिराइव्ड फ्रॉम द टीचिंग्स ऑफ इस्लाम। टीचिंग्स ऑफ इस्लाम से लिया गया। और इस्लाम की टीचिंग्स किस चीज़ पे बेस करती हैं? कुरान एंड सुन्ना, विदाउट एनी डाउट। Together rooted in the Quran and the Sunnah. Sunnah क्या है? The practices and the sayings and the acts of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. It governs various aspects of Muslim life. जो मुसलमान हैं उनकी ज़िंदगी के जो डिफरेंट पहलू हैं, ठीक है, कि आपने मामला अपनी ज़िंदगी में कैसे सर अंजाम देने हैं, शादी कैसे होगी, हक महर कितना होना चाहिए, बच्चों की बर्थ पे कैसे मामलात करने हैं, कोई फोत हो जाता है तो कैसे मामलात करने हैं, शादियां कैसे होंगी, सारे, सिर्फ ये नहीं, सजाओं के बारे में भी बताता है, इखलाकियात के बारे में भी बताता है, मुआशरे के बारे में भी बताता है, ठीक है, आपस के लेन देन के बारे में भी बताता है, ठीक है, कारोबार के बारे में भी बताता है। तो ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द ह्यूमन लाइफ जो है वो उसको कवर करता है इस्लामिक लॉ, किसी भी मुसलमान की। ठीक है, कोई यहूदी आगे कहे कि मेरी लाइफ को कवर नहीं कर रहा तो वो उसका एक सेपरेट थिंग है, क्योंकि वो उसका सेक्ट ही हो रहा है। तो जो एक मुसलमान है, मुसलमान की ज़िंदगी के सारे मामला जो है उनको कौन कवर करता है? आपका इस्लामिक लॉ कवर करता है, रूटेड इन द कुरान पाक एंड द सुन्ना ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा जी, तो मतलब इंक्लूडिंग पर्सनल कंडक्ट, आपका पर्सनल कंडक्ट क्या होगा ये भी बताता है। फैमिली मैटर्स, आपके फैमिली के जो मैटर्स चलने हैं वो कैसे चलेंगे वो भी बताता है। बिजनेस ट्रांजैक्शन, लेन देन कैसे होगा, नबी वसल्लम ने करके भी दिखाया है, वो बताता है। एंड क्रिमिनल जस्टिस, और जो जना करेगा उसको कितने कोड़े मारने हैं, जो कत्ल करेगा कत्ल का बदला क्या है, आंख का बदला आंख, नाक का बदला नाक, कान का बदला कान, कौन बताता है? कुरान पाक बताता है। ठीक है, तो आपका चाहे क्रिमिनल जस्टिस हो, आपके चाहे लाइफ के लेन देन हो, आपके चाहे पर्सनल कंडक्ट हो, आपके चाहे दूसरों के साथ मामला हो, हर हर पहलू में, हर हर जिंदगी के एस्पेक्ट में कुरान पाक और सुन्ना जो कि बेस कर, जिन पे सारा का सारा इस्लामिक लॉ बेस करता है, वो आपको जो है रहनुमाई फरमाती है। The system emphasized justice, fairness, and the preservation of the social well-being, incorporating divine principles into legal rulings. तो जितनी भी आपकी legal rulings होती हैं उसमें डिवाइन प्रिंसिपल्स होते हैं, अल्लाह के तय करदा असूल होते हैं कि अल्लाह ने हदूद जो है वो तय कर दी हैं, इसलिए आप जो है हदूद लॉ बोलते हैं, हद बोलते हैं, जो सजाएं देनी होती हैं इस्लामिक लॉ में। ठीक है, तो अल्लाह ने हदूद तय कर दी है कि यहाँ तक जा सकते हो, इससे आगे ये है, इससे आगे ये है, इससे आगे ये है। ठीक है, क्या हलाल है, क्या हराम है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, तो ये सब कुछ बता दिया गया। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन हो गया बेसिकली हमारा। अब अगर बात करते हैं कि इस्लामिक लीगल सिस्टम का मतलब क्या है, तो इमाम अबू हनीफा फरमाते हैं कि फ़िका, इस्लामिक लीगल सिस्टम को फ़िका के तौर पे जानते हैं, शरीयत के तौर पे जानते हैं। तो फ़िका इज़ द नॉलेज ऑफ व्हाट इज़ फॉर द मैन सेल्फ, कि उसके हक में क्या है, एंड व्हाट इज़ अगेंस्ट द मैन सेल्फ, और उसके खिलाफ क्या है, इस बात का नॉलेज जो है वो सारा का सारा शरीयत है, फ़िका है। ठीक है, देन अगर इंटरप्रिटेशन ऑफ द टर्म मुस्लिम लीगल सिस्टम पे आते हैं कि अगर इसकी इंटरप्रिटेशन आप करना चाहते हैं, इसकी तशरीह करना चाहते हैं, तो उसका क्या कैसे करेंगे? कहते हैं द लॉ अकॉर्डिंग टू द मुस्लिम फेथ एंड एज इंटरप्रेटेड फ्रॉम द कुरान आल्सो नोन एज शरिया लॉ। तो यानी ये वो लॉ है जो कि मुस्लिम फेथ के अकॉर्डिंग है और कुरान पाक से इसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो की गई है, कुरान पाक से इसको लिया गया है और इसको शरिया लॉ के तौर पे भी जानते हैं। दैट इज नोन एज इस्लामिक लीगल सिस्टम।
अगर टाइप्स ऑफ लीगल सिस्टम की बात करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने पार्ट फर्स्ट में फिलोसफी ऑफ लॉ मेरे से ही पढ़ी है, तो आप भूल नहीं सकते हैं। मैंने फिलोसफी के पेपर में कहा था कि 6 से 7 क्वेश्चन मस्ट कर लें, और 6 से 7 क्वेश्चन थे क्या कि एक तो लीगल सिस्टम क्या है देख लें, सिविल लीगल सिस्टम क्या है देख लें, कॉमन लीगल सिस्टम क्या है देख लें, रोमन लीगल सिस्टम क्या है देख लें, और उसके बाद हाइब्रिड लीगल सिस्टम क्या है देख लें, इस्लामिक लीगल सिस्टम क्या है देख लें। 6 क्वेश्चन बताए थे। ये 6 लीगल सिस्टम अगर कर लेंगे तो आपके 4 से 5 क्वेश्चन हो जाएंगे, तो हो गए थे, ठीक है। इसलिए अगर हम बात करते हैं कि कौन कौन से लीगल सिस्टम जो हैं वो ऑल ओवर द वर्ल्ड पाए जाते हैं, तो मोस्ट प्रोमिनेंट चंद जो लीगल सिस्टम है उनका हमने वैसे जिक्र कर दिया, हेडिंग बना दी कि सिविल लीगल सिस्टम एग्जिस्ट करता है, यानी इस्लामिक लीगल सिस्टम के कंपैरेटिवली और क्या क्या मौजूद है, कौन कौन से मॉडल्स मौजूद हैं। तो सिविल लीगल सिस्टम है, क्रिमिनल लीगल सिस्टम है, रोमन लीगल सिस्टम है, सोशलिस्ट लीगल सिस्टम है, इस्लामिक लीगल सिस्टम तो है ही है, और हाइब्रिड लीगल सिस्टम है, ठीक है। तो ये डिफरेंट लीगल सिस्टम यहाँ पे हमने मेंशन कर दिए। अच्छा जी, इससे आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो ओरिजिन है कि ओरिजिनेट कहाँ से होता है इस्लामिक लीगल सिस्टम। तो अगेन आई विल से कि इस्लामिक लीगल सिस्टम की जब बात कर रहे हैं, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से इस्लाम जो है उसकी प्रॉपर जो प्रोक्लेमेशन थी वो स्टार्ट हुई। तो इसलिए हम इसकी ओरिजिन को ट्रेस बैक कर सकते हैं नबी पाक सल्लम के दौर से ऑनवर्ड्स। द इस्लामिक लीगल सिस्टम आल्सो नोन एज शरिया, जिसको हम शरिया भी बोलते हैं, ओरिजिनेटेड इन द 7th सेंचुरी विद द टीचिंग्स ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी पाक सल्लम की टीचिंग्स से जो है वो ये सिस्टम जो है वो आगे बढ़ा, इस्लामिक लॉ जो है वो होना शुरू हुआ। हम इसका ट्रेस बैक कर सकते हैं ओरिजिन, वेदर इट इज़ बेस्ड ऑन द कुरान, ये कुरान पे बेस करता है, द होली बुक ऑफ इस्लाम जो कि इस्लाम की होली बुक है, पाक मुकद्दस किताब है, एंड द हदीस, और हदीस पे बेस करता है, विच इज़ विच आर रिकॉर्ड्स ऑफ द प्रोफिट्स सेइंग्स एंड एक्शंस। और हदीस क्या है? हदीस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नबी पाक सल्लम ने फरमाया, जो नबी पाक सल्लम ने आपने खुद किया, और जो नबी पाक सल्लम के सामने किया गया और नबी पाक सल्लम ने उसको बुरा नहीं समझा या उससे मना नहीं फरमाया, ये सारी चीज़ों का रिकॉर्ड क्या कहलाता है? ये हदीस कहलाता है, ठीक है। तो आपके सारा का सारा लीगल सिस्टम जो है उसको 7th सेंचुरी से आप जो है वो ट्रेस बैक करते हैं, और ये सारा का सारा बेस करता है कुरान पाक पे और नबी पाक सल्लम की सुन्ना पे, हदीस पे, ठीक है। ये ऑनवर्ड चीज़ें चलती हैं। कहता है शरिया कवर्स वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। शरिया जो है आपकी शरीयत जो है वो आपकी ज़िंदगी के डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स हैं, डिफरेंट जो पहलू हैं, उनको कवर करती है। जैसे कि वो कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं वो मैंने ऊपर भी बताए हैं, चाहे आपकी पर्सनल कंडक्ट्स हैं, चाहे क्रिमिनल मैटर्स हैं, चाहे आपका किसी से लेन देन है, चाहे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हैं, उन सब एस्पेक्ट्स को जो है आपकी शरिया जो है वो कवर करती है। ये ओरिजिन आप थोड़ा सा बता सकते हैं। देन एवोल्यूशन की अगर बात करें, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक सल्लम के बाद ऑब्वियसली खुलफाए राशिदीन, देन आगे स्कूल ऑफ थॉट्स डिफरेंट, तो उन सब से इसकी एवोल्यूशन जो है वो आप कर सकते हैं। देन है इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ इस्लामिक लीगल सिस्टम के, इस्लामिक लीगल सिस्टम के अहम प्रिंसिपल कौन सा है? तो एक अहम प्रिंसिपल सिर्फ हमने डिस्कस किया है, जो कि तौहीद है, यानी अल्लाह ताला जो है वो एक है, उसकी ज़ात जो है वो एक है, यकता है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, ठीक है। तो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छा, ये सारी बेसिक चीज़ें हो गई। अब मेन जो चीज़ हमने पढ़नी है वो हिस्ट्री है एंड ग्रोथ है ऑफ इस्लामिक लीगल सिस्टम। जो मेन क्वेश्चन भी है हमारा, इससे ऊपर वाली जितनी भी चीज़ें थी वो एक फॉर्मल हमने बेस बना ली क्वेश्चन की। अब हम चीज़ों को आगे लेके चलते हैं। आपको ज़्यादा चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है कि हु आई एम, एंड मुझे भी ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि आप लोग कौन हैं, क्योंकि ऑलरेडी पार्ट 1 में काफ़ी ज़्यादा हमारा इंटरेक्शन रहा है। तो अब सारे ही आप ऑलमोस्ट मुझे जानते हैं, मैं आपको जानता हूँ। चीज़ें समझाने में मुझे आपको आसानी हो रही है। इससे पहले पार्ट 1 का लेक्चर था, तो उनको एक-एक चीज़ पे मुझे पहले पूछना पड़ रहा था कि अंडरस्टैंड, समझ आ गई है, आगे चलें, फिर मैं आगे जा रहा था। तो आपसे मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जिस अंदाज़ में पढ़ा रहा हूँ, जैसे एग्जांपल्स देता जा रहा हूँ, आपको समझ आती जा रही है। फिर भी अगर यहाँ तक किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो मुझे पूछे, अदरवाइज़ हम आगे बढ़ते हैं। डेली बेसिस लाइव क्लास का मकसद ये है कि हम डेली बेसिस इंटरेक्शन करें, डेली बेसिस आपको लाइव समझाएं, जहाँ पे कोई मसला आ रहा है वहाँ पे आप मुझे पूछें, जैसे कि मोबाइल मेरे सामने है, स्टूडेंट्स जो है वो इंटरेक्शन कर रहे हैं, हम उनको आंसर करेंगे। हाँ जी, एवरीथिंग इज़ क्लियर, आगे चलें, मसला तो कोई नहीं है, सब क्लियर है, ओके चलें। आप में से ना कोई बंदा इसकी रिकॉर्डेड वीडियो भी बना ले, कोई मुझे सेंड कर दे लेटर ऑन, ताकि हम क्लास की कोई वीडियो भी एक आध लगा सकें। मोटिवेशन होती है स्टूडेंट्स के लिए, जो बैठे होते हैं, सोए होते हैं घरों में, जिनको उठाना पड़ता है कह कह के, भाई उठ जाओ स्टाफ आ गया है, उनके लिए जो है ज़रूरी है। तो आप में से ना कोई बच्चा इसकी लाइव क्लास की जो है कोई एक आध वीडियो भी, जैसे मैंने कल स्टेटस पे लगाई थी आज, तो वो बना लिया करें, ताकि ज़रा मोटिवेशन मिल जाए बाकी स्टूडेंट्स को भी। एनी हाउ, चलते हैं अब हिस्ट्री एंड ग्रोथ पे। हिस्ट्री एंड ग्रोथ ऑफ इस्लामिक लीगल सिस्टम की, तो सबसे पहले प्री इस्लामिक पीरियड देख लेते हैं कि इस्लाम से पहले क्या था।
तो कहता है बिफोर द एडवेंट ऑफ इस्लाम इन द 7th century द अरेबियन पेनिnsula had various tribal customs and customary laws. These were based on the traditions and the local practices without a unified legal system. अच्छा, इस्लाम से पहले क्या था कि कोई यूनिफाइड लीगल सिस्टम नहीं था, कोई कोड नहीं था, कोई बुक नहीं थी जिस पे इम्प्लीमेंट होता था, बल्कि रिवाज बने हुए थे, ट्रेडिशंस बनी हुई थी कि ये होगा तो ऐसे सजा दे देंगे, ये होगा तो ये ऐसे सजा दे देंगे। उस टाइम की बात नहीं कर रहा हूँ, एक वैसे आपकी डेली लाइफ से कोई एक मिसाल दे रहा हूँ कि अक्सर आपने देखा होगा देहात में क्या होता है, कोई चोरी करता है तो उसकी जो है वो टिंड कर दी जाती है, उसके ऊपर जो है वो कालक मार दी जाती है और उसको गधे पे बिठाया जाता है और उसको पूरे गांव में घुमाया जाता है। ये किस बेस पे हुआ करता था? ये रिवाज था, ये कस्टम था, ये ट्रेडिशन था, कहीं लिखा नहीं था। ठीक है, कोई यूनिफाइड फॉर्म में ये लिखा हुआ नहीं था कि ऐसे होगा, लेकिन होता था क्यों कि एक रिवाज बना हुआ था, एक ट्रेडिशंस बनी हुई थी। तो इसी तरह इस्लाम से पहले भी क्या था कि ट्रेडिशंस बनी हुई थी, रिवाज बने हुए थे, यूनिफाइड लीगल सिस्टम नहीं था और सजा जजा का निज़ाम जितना भी ना रिवाज की बेस पे हुआ करता था। तरह तरह के बुरे बुरे रिवाज भी वहाँ पे पाए जाते थे। With the rise of Islam, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam introduced the foundations of Islamic law. तो क्या हुआ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लामिक लॉ की फाउंडेशन जो है इंट्रोड्यूस करवानी शुरू की। फिर क्या हुआ? नाउन है शरीयत, जिसको शरीयत कहते हैं, ड्राइव फ्रॉम द होली कुरान, जिसको कुरान से और हदीस से जो है ड्राइव किया गया। दिस न्यू लीगल सिस्टम एम्ड टू रिप्लेस ट्राइबल कस्टम्स विद अ कम्प्रीहेंसिव फ्रेमवर्क फॉर जस्टिस एंड सोशल ऑर्डर। इसमें आपको मैं थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा, थोड़ा सा और पीछे ले जाऊंगा, इससे भी थोड़ा सा और पीछे आएंगे तो आपको रोमन लीगल सिस्टम मिल जाएगा। रोमन लीगल सिस्टम जब हमने पढ़ा था तो रोमन लीगल सिस्टम में आप क्या देखते थे कि देयर वर टू क्लासेस, वहां पे दो जमातें थी, दो क्लासेस थी ना, एक पेट्रिशियंस थे, एक प्लेबियंस थे, एक अमीर हुआ करते थे, एक गरीब हुआ करते थे। तो एक जमात जो कि डाउन ट्रोडन थी, जो कि निचले तबके की थी, उस पे जुल्म हुआ करते थे और जो अमीर होते थे, जो एलीट क्लास से ताल्लुक रखते थे, वो बच जाया करते थे। तो तब भी क्या हुआ था, तब भी रस्म रिवाज पे चला जाता था, ट्रेडिशंस पे चला जाता था। तो फिर उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा 12 टेबल्स ले आते हैं, सब कुछ लिखा जाएगा, अमीर और गरीब के लिए इक्वल जो है वो पनिशमेंट होगी। तो यही अगर उसको ही मेमोराइज करें कि जब कुछ नहीं लिखा होता था तो तब मर्जी की सजाएं होती थी, अब जब 12 टेबल्स आ गए रोमन लॉ में तो अब हर कोई जो है उसको इक्वली ट्रीट किया जाने लगा। सेम एज लाइक अगर मैं यहाँ पे बताऊं कि इस्लाम से पहले लोग रस्म और रिवाज पे चलते थे, ट्रेडिशंस पे चलते थे, उस टाइम पे भी गरीब जो है वो मारा जाता था, अमीर जो है वो बच के निकल जाता था। ठीक है, तो औरतों पे मुजालिम होते थे, औरतों के हकूक कोई नहीं होते थे। तो उस टाइम पे सोचा गया, उस टाइम पे नबी पाक सल्लम जो है वो नबी पाक सल्लम आए, नबी पाक सल्लम पे अल्लाह ताला ने अपनी मुकद्दस किताब जो है वो नाजिल फरमाई और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको प्रैक्टिकली जो है वो शेप अप करके दिखाया, लोगों को प्रैक्टिकली उस पर अमल करके दिखाया और प्रिंसिपल्स जो है वो अब यूनिफाइड होना शुरू हो गए, लीगल सिस्टम डेवलप होना शुरू हो गया, इस्लाम सामने आने लगा। ठीक है, तो अब इसका मकसद क्या था कि वो रिवाज जो पहले से एग्जिस्ट करते हैं, ओल्ड कस्टम्स, ओल्ड कल्चर, ओल्ड ट्रेडिशंस, उनको ख़त्म करना है और उनको नई जगह से उनको इस्लाम के थ्रू रिप्लेस करना है और यूनिफाइड लीगल सिस्टम होगा कि अच्छा ये करोगे तो ये पनिशमेंट होगी। ठीक है, नाक का बदला नाक, कान का बदला कान। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे है पीरियड ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में फिर क्या इसमें मजीद हुआ। द emergence of Islam in the 7th century brought a profound transformation to Arabian societies. तो अरेबियन सोसाइटीज थी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो चेंजिंग्स आई नबी पाक सल्लम के आने से। द कुरान, द होली बुक ऑफ इस्लाम एंड द सेइंग्स, द एक्शंस ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लम बिकेम द प्राइमरी सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ। जैसे मैंने पहले बात की है कि अब इस दौर में क्या हुआ कि सारी की सारी गाइडलाइंस कहाँ से ली जाएंगी, कुरान से ली जाएंगी। अच्छा, फिर अगर कुरान से समझ नहीं आ रही तो कहाँ से ली जाएंगी, तो सुन्ना से ली जाएंगी। अच्छा ठीक है, ओके देन द कुरान प्रोवाइडेड जनरल प्रिंसिपल्स। कुरान में जो है जनरल प्रिंसिपल्स थे, जैसे मैं मिसाल देता चलूँ कि नमाज पढ़ो और ज़कात दो। ये जिक्र नहीं था कि नमाजें कितनी पढ़नी है, ये जिक्र नहीं था कि कब कब पढ़नी है। तो कुरान पाक में जनरल प्रिंसिपल आपको मिल गया, ग्राउंड मिल गई कि नमाज पढ़नी है। अब कितनी पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, कब कब पढ़नी है, ये किसने बताया? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, अपनी सुन्ना से, अपनी हदीस से प्रैक्टिकली अमल करके। थोड़ी देर के लिए रोक दें, अजान सुन लें तो फिर कंटिन्यू करते हैं जी। तो पीरियड ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने पढ़ा कि इस दौर में क्या चीज़ें, क्या चेंजिंग्स मजीद आई। ठीक है, आगे अब इसके बाद नबी पाक सल्लम के बाद आपको पता है कि खुलफाए राशिदीन का दौर था। यह मजीद अभी है इसमें पैरा, कहते हैं ड्यूरिंग दिस पीरियड लीगल डिसीजंस वर ऑफन मेड बाय द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी इस दौर में क्या होता था
कि सारे के सारे फैसले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अक्सर फरमाया करते थे। इवन कि हमने पढ़ा हुआ है कि जो ज्यूस थे यानी यहूदी थे, वो भी अपने जो मैटर्स थे वो लेके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनका फैसला यहूदी कानून के मुताबिक जो है वो फरमाया करते। ठीक है, तो ये भी जिक्र मौजूद है। तो देन है हु एक्टेड एज अ जज, हाँ जी, हु एक्टेड एज अ जज, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काजी के तौर पे जो है परफॉर्म करते। द प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस, इक्वालिटी एंड मर्सी वर एम्फसाइज्ड। इस दौर में प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस को बड़ा जो है वो फोकियत दी गई, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी को बड़ी फोकियत दी गई और सब पे जो है वो मेहरबानी, मर्सी जो है वो की गई। द प्रोफेट्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिसीजंस नाउन एज हदीस, नबी वसल्लम जो डिसीजन करते उसको हम हदीस का नाम देते, वर कलेक्टेड एंड बिकम एसेंशियल्स इन शेपिंग इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस। तो वो जो है वो कलेक्ट कर लिए गए, उनको लिख लिया गया और उन्होंने इस्लामिक जो लीगल सिस्टम है उसको बहुत हद तक जो है वो शेप अप किया। तो ये था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर। ये इस्लामिक लीगल सिस्टम की एवोल्यूशन हो रही है, ग्रोथ हो रही है, टाइम टू टाइम इस्लामिक लीगल सिस्टम आगे बढ़ रहा है। देन अ पीरियड ऑफ कैलिफ्स। तो कैलिफ्स में जब आप पढ़ते हैं तो खुलफाए राशिदीन का जिक्र आता है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एंड मौला अली अलैहिस्सलाम। ठीक है, तो ये जब जिक्र आता है तो इसमें हम कैलिफ्स के बारे में पढ़ते हैं कि उनके दौर में भी फिर उन्होंने अपने अपने तौर पर पार्टिसिपेशन की और मजीद इस्लामिक लीगल सिस्टम को जो है वो आगे जो है वसअत दी इस चीज़ को। आफ्टर द डेथ ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, द कैलिफ्स यानी सक्सेसर जो थे नबी वसल्लम के, प्लेड अ क्रूशल रोल इन एक्सपेंडिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द इस्लामिक लीगल सिस्टम। उन्होंने बड़ा रोल परफॉर्म किया इस्लामिक लीगल सिस्टम को फैलाने में, इसको जो है वो कंबाइन करने में। जैसे कि आपको पता है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में कुरान पाक को जो है वो कंबाइन किया गया और कंपाइल किया गया, उसकी कॉपियाँ जो है बनवाई गई, क्योंकि उस दौर में बहुत सारे जो हमारे हाफिज़ थे उनकी शहादतें हो गई थी। तो फिर ये खदशा था कि कहीं कुरान पाक जो है हमसे जो है वो खो ना जाए, कह लें कि इसको हम कलेक्ट कर लें, कंबाइन कर लें और महफूज कर लें। तो फिर उसको जो है कंबाइन किया गया। तो देन मजीद है कि कैलिफ अबू बकर, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एंड मौला अली अलैहिस्सलाम वर्कड टू compile the Quran Pak into a single book and continue to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam traditions of making legal decisions based on the Islamic principles। तो उन्होंने भी उसी कुरान को बेस बना के जो है वो डिसीजंस करने जारी रखे और इस तरह से जो है लीगल सिस्टम और इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस जो है वो आगे बढ़ा। कैलिफ बाकी उनके दौर में क्या क्या चीज़ें हैं वो सिंपली लिखी हैं, वो आपने पढ़ लेनी है। अच्छा, ग्रोथ एंड स्कूल्स ऑफ थॉट। तो जब खुलफा राशिदीन का दौर भी गुजर जाता है तो उसके बाद हम देखते हैं कि स्कूल ऑफ थॉट्स आगे जो है वो आते हैं हमारे माइंड में, स्कूल ऑफ थॉट्स आगे जो है वो जनरेट होते हैं। कहता ओवर टाइम, टाइम के साथ साथ इस्लामिक थॉट डाइवर्सिफाइड into different schools of jurisprudence, each with its methodology for interpreting शरिया। तो यानी हम्बली ने अपने वे में जो है उसकी इंटरप्रिटेशन की, हनफी ने अपने वे में की, मालकी ने अपने वे में की, शाफी ने अपने वे में इंटरप्रिटेशन की। तो फिर वो भी एक आगे जो है वो ब्रांचेस बन गई। ये स्कूल ऑफ थॉट्स का क्वेश्चन नेक्स्ट है, उसमें ज़्यादा आपको समझ आएगी, लेकिन फ़िलहाल ये समझ लें कि आगे मतलब खुलफा राशिदीन के बाद जो दौर था वो स्कूल ऑफ थॉट्स थे, हनफी, मालकी, हम्बली, शाफी एटसेट्रा। ठीक है, तो इन्होंने भी जो है वो काम जारी रखा। देन मॉडर्न पीरियड की बात करते हैं तो कहता है इन मॉडर्न इरा यानी आज के दौर में वेरियस मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज, आज बहुत सारे ममालिक जहाँ पे मुस्लिम जो है वो मेजोरिटी में है, हैव अडॉप्टेड एंड कोडिफाइड इस्लामिक लॉ विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ देयर लीगल सिस्टम। उन्होंने भी अपने लीगल सिस्टम के अंदर जो है वो जो इस्लामिक लीगल सिस्टम है उसको कहीं ना कहीं अडॉप्ट किया हुआ है। दिस हैज़ लेड द डाइवर्स अप्रोचेज इन इम्प्लीमेंटिंग इस्लामिक लॉ इन्फ्लुएंस्ड बाय कल्चरल, पॉलिटिकल एंड हिस्टोरिकल फैक्टर्स। तो ये ग्रोथ के बारे में आप पढ़ सकते हैं कि इस्लाम से पहले से लेके मॉडर्न पीरियड आज तक की जो डिफरेंट अदवार हैं उनमें जो है वो किस तरह से इस्लामिक लीगल सिस्टम की जो है वो ग्रोथ हुई है, वो आप इन हेडिंग्स में देख सकते हैं। देन अगर सॉरी करेक्टरिस्टिक्स की बात करें कि खसूसियात क्या हैं इस्लामिक लीगल सिस्टम की, तो सबसे पहले है शरिया लॉ। कहता है इस्लामिक लीगल सिस्टम इज बेस्ड ऑन शरिया, ये शरिया पे बेस करता है, विच इज़ डिराइव्ड फ्रॉम कहाँ से, कुरान एंड सुन्ना, टीचिंग्स ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो एक तो खसूसियत ये है कि इस्लामिक लीगल सिस्टम क्योंकि सारा का सारा बेस करता है कुरान पे, सारा का सारा बेस करता है सुन्ना पे, सो दैट्स वाई ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है
कि इसमें कोई भी किसी भी किस्म की जो गलती है उसकी गुंजाइश नहीं है। 1400 साल गुजरने के बाद कुरान पाक में कोई ज़बर ज़ेर पेश की चेंजिंग नहीं आई है, तो ये इसकी एक खसूसियत है। देन 5 पिलर्स हैं कि इसमें जो है वो इस्लामिक लॉ emphasize the 5 pillars of Islam, which include declaration of faith, prayer, charity, fasting during Ramadan and आपका हज obviously। ठीक है, नमाज सबसे पहले तो मतलब कलमा तैयबा है कि आप जो है मुसलमान हैं, देन नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज। ठीक है, तो ये 5 पिलर्स हैं, ये भी इस्लामिक लीगल सिस्टम की मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। देन कंजर्वेटिव वैल्यूज़ हैं, देन काजी कोर्ट्स हैं कि इस्लामिक लीगल सिस्टम के अंदर काजी कोर्ट्स को जो है प्रमोट किया जाता है, उन पर जो है फोकस किया जाता है। देन हमारे पास प्रोहिबिशन ऑफ इंटरेस्ट है कि सूद को मना किया गया है। रिश्वत का जो है वो रिश्वत के बारे में हमारे पास एक हदीस भी है ना कि जिसने रिश्वत दी और जिसने रिश्वत दी वो दोनों जो है वो क़यामत के दिन जहन्नम में जाएंगे। ठीक है, तो सूद के बारे में, जहन्नम के बारे में भी जो है वो सख्त सज़ाएँ हैं, ये भी एक खसूसियत है। देन पर्सनल स्टेटस लॉज हैं, कहते हैं इस्लामिक लीगल सिस्टम ऑफन इंक्लूड स्पेसिफिक लॉज रिलेटेड टू पर्सनल स्टेटस सच एज मैरिज, डिवोर्स एंड इनहेरिटेंस बेस्ड ऑन इस्लामिक टीचिंग्स। ठीक है, तो शादी कैसे होनी है, डिवोर्स कैसे होगी, पर्सनल मैटर, इन सब पे इस्लाम जो है वो हमें कवानीन जो है वो वाज़े करके देता है इन कुरान एंड सुन्ना। देन अगर मज़ीद आगे बढ़ते हैं तो वी हैव सिग्निफिकेंस ऑफ इस्लामिक लीगल सिस्टम एंड देन कंक्लूजन। तो ये आज का फर्स्ट क्वेश्चन था इस्लामिक लीगल सिस्टम का। तो अगेन ये लेक्चर जो है वो सभी स्टूडेंट्स के साथ पार्ट 1 वालों के साथ शेयर किया गया था एज अ डेमो क्लास, ताकि आपको मज़ीद अंदाज़ा हो जाए कि ये कोर्स क्या है और इसमें हम क्या क्या चीज़ें करने जा रहे हैं। डेली बेसिस क्लास का मतलब है कि सेम ऐसे डेली बेसिस क्लास हुआ करेगी, नोट्स ऑन स्क्रीन हुआ करेंगे, हर चीज़ आपको समझाई जाएगी, जहाँ पे समझ नहीं आएगी पूछा जाएगा, आपको समझाया जाएगा। सेम डे लेक्चर जो है वो अपलोड हुआ करेगा, आपकी जीमेल जो है वो लेक्चर के अंदर ऐड की जाएंगी, सेम जीमेल्स जो हैं वो आपके नोट्स के अंदर ऐड की जाएंगी, नोट्स भी आपको जीमेल्स की फॉर्म में ही शेयर होंगे। ठीक है, तो डेली बेसिस पे अगर पढ़ेंगे तो तैयारी साथ साथ अच्छे तरीके से हो जाएगी, फिर आप साल के एंड तक वेट नहीं करना पड़ेगा। और मैंने बताया था कि ये पेड हमने क्यों किया है, सिर्फ इस वजह से कि जो विलिंग हैं, जो वाकई में इंटरेस्ट रखते हैं, सिर्फ वो आएँ, इररेलेवेंट रश हम ना कंसिडर करें। ठीक है, बाकी ऑब्वियसली ये लेक्चर्स ऑलरेडी यूट्यूब पे हैं, वो नोट्स थोड़े से अलग हैं, ये हमने मज़ीद नोट्स पे भी जो है वो काम किया है, मज़ीद इनको ईज़ी भी किया है, मज़ीद जो है इनको कम्प्रीहेंसिव भी बनाया है, और मज़ीद इंशाल्लाह आगे आगे बाकी सब्जेक्ट से भी करेंगे। तो पेड सेशन का सिर्फ ये फ़ायदा है कि डेली बेसिस क्लास है, डेली बेसिस काम है, डेली बेसिस आपने चेक कराना है, एक रूटीन है, एक सीक्वेंस है, एक रिदम है। ठीक है, जो आपने साल के एंड तक जो है वो देखते रहना, इवन दो कि सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं यूट्यूब पे, फिर भी आप कर नहीं पाते हैं। तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के कंसर्न थे कि सर डेली बेसिस क्लास रखें, हम डेली बेसिस तैयार हैं इस चीज़ को करने के लिए, और साथ साथ भी एडमिशन्स आ रहे हैं। तो स्टिल ये डेमो क्लास इसलिए दी ताकि स्टिल अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो वो कर सकता है। तो इट्स ऑल अप टू यू पीपल, अगर स्टिल अगर आपको लगता है कि ज्वाइन करना चाहिए तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नो इशू एट ऑल, कि कंपल्सरी नहीं है, कि कंपल्शन नहीं है कि करेंगे फिर ही चीज़ें, नॉट एट ऑल। ठीक है, फिलहाल इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।